नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी इंडिया के बहन एवं भाइयों का हार्दिक स्वागत है जो अगले साल बेहतर शिक्षक बन जाएंगे। आज इस वीडियो में मैराथन क्लास में आपका पर्यावरण का हर वो टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपका छूटा है, कौन सा नहीं छूटा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। एग्जाम बहुत पास में है। ये वीडियो कंसंट्रेशन के हिसाब से देख लेना, चाहे आप हेडफोन चाहे ईयरफोन यूज़ करो, मुझे नहीं पता। और एक चीज़ बता देते हैं, पूरे यूट्यूब पर खोज लेना वीडियो, तब इसको देखना। और ऐसी वीडियो की व्याख्या अगर आपको मिल जाए तो आज से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ये आपको खुद ही देखने पे पता चल जाएगा। आप सभी का स्वागत है। हम चाहते हैं आपके परिवार पर एक मुस्कान, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही वो एक चीज़ है जो आपके माता पिता को एक मुस्कान दे सकती है, एक खुशी दे सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि तेजी से, फर्स्ट पॉइंट है कि तेजी से इस वीडियो को खत्म करूंगा। इससे पहले मनोविज्ञान का मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, खत्म कर दिया है। इस वीडियो को तेजी से खत्म करूंगा, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। जिसको जो लिखना हो वो लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखने से, देखने से ये वीडियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना नोट्स अमृत होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि टेलीग्राम से अगर जुड़ना है तो भैया जुड़ जाओ। गुरुजी वर्ल्ड कभी भी एक पैसे के लिए नोट्स बेचने का काम नहीं करता है, वहां पे आपको चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। सर्च करना है गुरुजी वर्ल्ड, वर्ड की स्पेलिंग थोड़ा सा सही करना है, गुरुजी थोड़ा स्पेस देना है, वर्ड सर्च करें। इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि यहां पर अब रुकावट नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने तथ्य पर। राष्ट्र के नाम शिक्षा है और शिक्षा के इस क्षेत्र में हमने अपने हाथों से नोट्स तैयार करे हैं। नोट्स तैयार करने के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड की है। कभी भी किसी का कॉपी, हर बच्चा, पुराना बच्चा जानता है कि कभी यहां पर गुरुजी वर्ल्ड किसी का मोहताज नहीं रहता। बात करते हैं सबसे पहले यहां पर थोड़ी सी चीजें वायुमंडल के हिसाब से जानेंगे, जो स्टेटमेंट सीटेट में आ जाते हैं, यूपीटेट में आ जाते हैं, कि क्या सही है क्या नहीं सही है, कथन एक सही है दो सही है। ध्यान दीजिएगा कि कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 78% आपका नाइट्रोजन होता है। आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन हो जाएगी। अगर परसेंट में पूछे तो 78%। दूसरी गैस है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 20.9% होती है, यानी कह सकते हैं 21% अगर है तो मार देना, अगर 20.9% ये एग्जैक्ट आंसर होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ये एक मिनिमम यहां पर वैल्यूम है, क्लियर, दिमाग में आपको रखना है। वायुमंडल में आर्गन कितना होता है, 0.9% होता है, यहां पर नियान की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है, दिमाग में आपको भी ये भी रखना है। अगर हम बात करते हैं क्रम की बात, मैं पूरा समझाऊंगा कि क्या क्या होता है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, वायुमंडल को तापमान के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, और सबसे ऊपर का जो मंडल है बहिर्मंडल। मैं आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि दिमाग में बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर अगर सीख लेते हैं तो आप इमेजेस के दौरान उस चीज को क्लिक कर लेंगे। देखिएगा, सबसे हम नीचे रहते हैं तो हमारे ऊपर जो परत होती है वो 10 किलोमीटर 18 किलोमीटर के रेंज में क्या होती है, एक क्षोभ मंडल होती है। आपसे कहता है कि आंधी तूफान वर्षा किस जो है मंडल में आते हैं, तो आंधी तूफान वर्षा, ओला गिरना, ठीक है ना, मौसमी परिवर्तनीय घटनाएं जितनी भी हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल, ये आपको दिमाग में रखना है। क्षोभ मंडल के ऊपर जैसे ही हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ 18 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई रेंज में जो आती है एक होती है समताप मंडल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि समताप मतलब समान ताप। इसमें समान ताप का मतलब है कि यहां पर इक्वल टेम्परेचर होता है, और यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि नीचे वाले परत में आपने देखा कि आंधी तूफान वर्षा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायुयान किस परत में उड़ते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि जो है रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती हैं। तो दिमाग में 3 क्वेश्चन आपको बहुत याद रखना है कि वर्षा, तूफान, ओला क्षोभ मंडल में होता है, समताप यानी समान ताप में हमारे वायुयान उड़ते हैं, और आपका जो मध्य मंडल होता है, ये मध्य मंडल ये है, इसमें क्या होता है कि आपके क्या होता है, घर्षण के कारण जो है उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं। और दिमाग में ये रखना है कि आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर होता है, इसमें रेडियो तरंगे E1 F1 तरीके की बहुत सारी रेडियो तरंगे होती हैं, जिसमें क्या होता है कि हम अपने टेलीविजन को या फिर हम अपने मोबाइल को या वहां से तरंगों को परावर्तित करके हम उन चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखना है कि रेडियो तरंगे आयन मंडल में होता है, समताप मंडल में वायुयान उड़ता है, क्षोभ मंडल में तूफानी जितनी भी आंधी तूफान वर्षा की बात होती है या फिर मौसम परिवर्तन होता है वो सारा किसमें होता है, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में एक चीज और दिमाग में रखना है, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, जिसको हम O3 कहते हैं। और O3 यानी O3 हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का रूप है। साथ में हम आपको बता देते हैं कि ओजोन परत हमारा जो होता है, ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन आपकी जो इकाई है वो मोटाई इकाई नापने की है, क्या है, डॉप्सन से हम ओजोन परत की मोटाई
ऊंचाई नापते हैं, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परत से संबंधित है और सबसे ज्यादा ओजोन जो है क्षतिग्रस्त हो रही है किससे? हाँ, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन से रिलेट करता है, लेकिन क्या है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जैव विविधता बायोडायवर्सिटी से इंपॉर्टेंट आंसर लगाएंगे, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। दूसरी चीज आपको हम बता देते हैं कि ओजोन परत का जो होता है वो क्या होता है कि अंटार्कटिका पर आप जो है क्षतिग्रस्त हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि भारत की नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं उनके हिसाब से क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कटक जो है वो शहर, ये कटक शहर महानदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद जो शहर है वो गुजरात से रिलेट करता है, वो साबरमती के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है। और इसके साथ ही साथ उज्जैन की जब भी हम बात करते हैं तो उज्जैन शिप्रा हो जाएगा या शिप्रा कह सकते हैं। जमशेदपुर जो शहर है वो हमारा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या जो है सरयू के किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से रिलेट करते हैं, यहाँ पर लखनऊ जो शहर है वो हमारा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके साथ ही साथ कोटा अगर हम बात करते हैं, कोटा की बात करते हैं तो चंबल नदी के किनारे है। और कानपुर अगर हम उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका साथ ही साथ मथुरा जो है हमारा शहर है ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। हम यहाँ पर इंडिया के टॉपेस्ट शहर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मथुरा जो है हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम कन्नौज की बात करें तो कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज जो है आपका हर्षवर्धन का काल का एक जो है प्रथम नगरी माना जाता है, इसको हम इत्र नगरी भी कहते हैं, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। श्रीरंगपट्टनम की अगर हम बात करते हैं, इसको हम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ मानते हैं। साथ में आपको हम बता देते हैं बद्रीनाथ जो हमारा शहर है वो प्रमुख नदी है हमारी अलकनंदा, ठीक है। बद्रीनाथ जो शहर है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन अगर आपको आ जाता है कि राम गंगा और गंगा में कंफ्यूज हो जाते हो कि देखिएगा, कन्नौज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो ये गंगा के आते हैं, लेकिन अगर हम बरेली की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारा रामगंगा नदी के किनारे होता है। साथ ही साथ अगर हम फिरोजपुर की बात करते हैं सतलज नदी के किनारे है। कोलकाता की अगर हम बात करते हैं हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दो लास्ट देखेंगे कि आगरा जो हमारा है वो यमुना नदी और विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। कृष्णा नदी के बारे में एक और फैक्ट्स आपको जानते हैं कि नागार्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है, ये भी आपको दिमाग में बसा लेना है, ठीक है जी हाँ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जल के बारे में आपको डिटेल दे देते हैं। देखिएगा, सारी राइटिंग हमारी है क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे नोट्स तैयार करने पड़ते हैं तो इतनी खराब हो जाती है कभी कभी, लेकिन कभी आपको ये नहीं होगा कि आपका जो मटेरियल है उसमें कोई दुविधा नहीं होगी, उसमें 1% भी आपको कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। देखिए मैं कैसे जल को यहां पर आपके सामने रखता हूं क्योंकि आपके स्टेटमेंट में ये पूछा जाता है। वाटर के संदर्भ में आपको सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये पृथ्वी हमारी गोल है और पृथ्वी के संदर्भ में आपको हम बताना चाहेंगे कि 71% जो हिस्सा होता है वो जल का होता है। 71% जल से ढकी हुई हमारी पृथ्वी है, तो 71 में अगर हम 29 जोड़ देंगे तो हमारा 100% हो जाएगा। हर चीज हम 100% में लेते हैं तो 71% हमारा अगर जल है तो बचा हुआ 29% हमारा क्या हो जाएगा, जमीनी स्तर हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। दूसरी चीज आपको क्या है कि जल दिवस जो होता है वो हमारा 22 मार्च होता है। हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हम जल अभी टॉपिक कंप्लीट करे दे रहे हैं 2 सेकंड में। देखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ ब्राजील यानी ब्राजील में यूएएन कॉन्फ्रेंस 1992 में हुआ था। 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा। क्यों मनाया जाने लगा? 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1992 में एक यूएएन में क्या हुआ था, ब्राजील कॉन्फ्रेंस हुआ था जो 1992 में हुआ था और कहा गया कि अगले वर्ष यानी 1993 से 22 मार्च को हम हर साल जल दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। और हम आपको यहां पर 3 कीज देते हैं। 3 की क्या है कि 22 अगर मार्च आए तो जल दिवस मार देना, 22 अप्रैल आए तो फिर क्या मार देना, पृथ्वी दिवस मार देना, और 1 महीना और 22 मई आए तो जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे मार देना, ठीक है। हम खैर अभी हम बताएंगे, ठीक है, परेशान मत होना। अगर हम कहें कि जल के बारे में नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि 1 केजी अगर गेहूं अगर पैदावार होता है, खेत में पैदा होता है तो वो 1500 लीटर पानी खाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना जो है गेहूं अगर पैदा होगा तो कितना पानी चाहिए होगा एक खेत में, यह भी दिमाग में रखना है। हमें सबसे ज्यादा वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये पृथ्वी होती है, बीच वाला जो पार्ट होता है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाता है। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर कर्क रेखा होती है, इसके नीचे होती है मकर रेखा 23.5 डिग्री में। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो पानी बरसता है, सबसे ज्यादा अगर गर्मी की बात होती है तो यहीं पर होती है। यहां पर हर साल प्रत्येक साल शाम के 1 बजे से लेकर 2-3 घंटे पानी बरसता है, ठीक है ना, दोपहर में। क्लियर? तो विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यह भी दिमाग में रखना है, फैक्ट में पूछा जा सकता है। जल के प्रकार कितने होते हैं? कठोर जल होता है, दूसरा होता है मृदु जल होता है। जो कठोर जल होता है वो आसानी से झाग नहीं देता है और मृदु जल हम हमेशा अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, आसानी से ये झाग दे देता है, हम नहा भी सकते हैं और कठोर जल जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक
हानिकारक भी है। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों गर्म पानी के स्रोत क्या हो सकते हैं कि प्राकृतिक गीजर हो सकता है, ठीक है ना, नेचुरल जो है गीजर हो सकता है। पृथ्वी पर ताजा पानी पीने योग्य अगर पूछे तो 1%। आप कहोगे सर ये तो बड़ा ताज्जुब है, पानी तो 71% है पृथ्वी पर, लेकिन ये बता दो कि सर 1% पानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये काफी बार क्वेश्चन आया है कि केवल 1% पानी पीने योग्य है, ठीक है ना, केवल 1% पानी पीने योग्य है और 0.03% ऐसे कुल मिलाकर झीलों से लेते हैं, तालाब से लेते हैं, तो ये पूरा हमारा कितना बनता है, केवल 1% पीने योग्य है, बाद बाकी 70% वेस्ट है। क्लियर, दिमाग में आपको ये रखना है। दूसरी चीज, इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में पूछे कितने रंग होते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इंद्रधनुष अगर सूर्य हमारा पूर्व में है तो इंद्रधनुष कहां पर दिखाई देगा, तो याद रखो कि इंद्रधनुष हमारा पश्चिम में दिखाई देगा, अगर उत्तर में है सूर्य तो दक्षिण में दिखाई देगा। दिमाग में यह रखना है कि हमेशा वर्षा के बाद दिखाई देता है इंद्रधनुष, और 7 रंग रखता है, और सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में इंद्रधनुष होता है, दिन में ही निकलता है। यह भी दिमाग में आपको रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्या है कि पानी जितना नमकीन होगा उतना ही आसानी से तैरा जा सकता है। क्यों तैरा जा सकता है कि घनत्व तो ज्यादा होता है पानी की। अगर हम बात करें मृत सागर की बात करें, सबसे ज्यादा लवड़ी की बात होती है, ठीक है। तुर्की की बांध झील की बात करें 330% वहां पर लवड़ता होती है। NaCl वहां पर जो है आपका लवड़ का मुख्य कारक होता है। देखिए दोस्त, यहां पर अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जाता है जो मिस हो जाए तो माफी चाहेंगे, क्योंकि चीजें बिल्कुल फैक्ट के साथ फ्लो में बोल रहा हूं, अगर कोई चीज इधर उधर बढ़ भी हो सकता है, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। क्वेश्चन सीटेट परीक्षा में और यूपीटेट परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि बावड़ी क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बावड़ी, तो बावड़ी दोस्तों क्या है, बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है। क्या पहले हम जो है पानी के लिए यूज करते थे कुआं, तो वहां पर एक सीढ़ीदार की अगर हम बात आती है तो सीढ़ीदार कुआं की बात हम वहां पर कर लेते हैं, ठीक है। तो बावड़ी हमारा क्या है, सीढ़ीदार कुआं है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं रेगिस्तान क्या है, रेगिस्तान वो क्षेत्र है जहां पर 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। रेगिस्तान की अगर हम बात करें, जैसलमेर रेगिस्तान की बात करें, हमारा राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है जहां पर वर्षा नहीं होती है। तो रेगिस्तान वो पार्ट है जहां पर 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। जल ही जीवन है एक जो है आपका नारा आया था, ठीक है ना, ये किसने दिया था, तो जल ही जीवन है, ये बूंद बूंद जो है कीमती है, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए नारा दिया था। ये नारा किसने दिया था, दिल्ली जल बोर्ड ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अम्ल वर्षा, जो एसिड रेन है, एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है, एसिड रेन का प्रमुख कारण है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड है, या इसको हम जो है सिंबॉलिक रूप में कहते हैं SO2, ठीक है। इसका कारण क्या है, SO2 है। और इससे इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे जीवन में, तो ताजमहल हमारा जो आगरा से रिलेट करता है, और काफ़ी वहाँ पर प्रसिद्ध जो है ताजमहल को माना जाता है पूरे वर्ल्ड की जो है वर्ल्ड के हिसाब से। अगर हम बात करें कि क्या कारण है वहाँ पर ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, तो अम्ल वर्षा का कारण है। कौन इफेक्ट डाल रहा है, SO2 डाल रहा है, ठीक है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। देखिएगा, हम पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्या कर लो, आपको अगर अच्छा लगेगा तो करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं केवल शिक्षक भर्ती की, और शिक्षक भर्ती के अलावा यहां पर कोई भी बात नहीं होती है। आयोग का हर प्रश्न हमारे लिए नजर में रहता है, इसलिए हमारे पुराने बच्चे हमसे बहुत भरोसा करते हैं, कभी टूटेगा नहीं, और नए बच्चे अपना भी यहां पर इंट्रोडक्शन दे दे नीचे। BOD क्या है, आपसे पूछा जाता है कि BOD का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। BOD का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसमें ऑक्सीजन की घुली मात्रा मापी जाती है। इसमें जो है प्रदूषण की मापित की जाती है। क्या, ऑक्सीजन, जी हाँ, ऑक्सीजन जो हमारा होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट क्या है कि यह नदी के पानी में इत्यादि के लिए अपना जो है परीक्षण करते हैं, जिसमें जो है ये देखते हैं कि नदी में कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की जो है मात्रा घुली हुई है, और कितना जो है आपका पॉल्यूशन स्तर है, पॉल्यूशन लेवल है। इसमें जो है BOD की जो मात्रा है वो 10 mg प्रति लीटर होनी चाहिए। क्लियर, दिमाग में आपको रखना चाहिए, मिलीग्राम की अगर हम बात करते हैं। अब इसी से एक जुड़ा नाम आ जाता है, COD आ जाता है, DO आ जाता है, आपसे TDS का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो दिमाग में क्या रखना है, देखिएगा, मैंने कहा BOD का आ जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मार देंगे, COD का आ जाए तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मार देंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, इसका BOD से कम स्तर होना चाहिए, ठीक है। DO का मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब होता है पानी में घुली ऑक्सीजन, जिससे जो है जीवित रहते हैं, क्या, जीव रहते हैं। बताओ दोस्तों, कहां से पूछ लेगा, एक पॉइंट में नहीं छोड़ूंगा,
तो क्वेश्चन आने की संभावना है ही नहीं। क्वेश्चन बनाने वाला ये कहेगा कि हमने कौन सा क्या क्या बनाओ कि जो क्वेश्चन इतने बच्चे अच्छे नंबर कैसे गेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि टीडीएस का फुल फॉर्म अगर पूछ ले, टीडीएस में डी का मतलब क्या है? टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड होता है। क्लियर, टोटल डिसॉल्व सॉलिड होता है। यहां पर भी आपको जो है पानी में घुली मात्रा के लिए बताया जाता है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी के बारे में अगर हम बात करें पानी के क्षेत्र में, तो यमुना नदी है। कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड से ही कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया जाता है। कृत्रिम वर्षा भी कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो किससे कराया जा सकता है? सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है। अगर अब हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हमने जल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब हम पूरे इंडिया में जो होने वाले टॉप 10 या टॉप 12 हम जानेंगे कि यहां पर लोक नृत्य होते हैं। तो देखिएगा, असम में क्या होता है? असम का लोक नृत्य है बिहू और कलीगोपाल। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बिहू कहां का नृत्य है? असम का है। कलीगोपाल कहां का नृत्य है? असम का है। दिमाग में रखना है कि आपको पूरी अगर नॉलेज होगी तो आप स्टेटमेंट को आराम से हल कर सकते हैं। स्टेटमेंट होता है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहू में क्या होता है? असम जो है, बिहू कहां का लोक नृत्य है? असम का है। कलीगोपाल कहां का लोक नृत्य है? असम का है। तो याद रखो कि क्या है? गिद्दा। हाँ, गिद्दा इंपॉर्टेंट है, भांगड़ा इंपॉर्टेंट है। गिद्दा और भांगड़ा दोनों आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं। राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट घूमर पूछा जाता है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। साथ में कठपुतली भी आपको याद रखना है। राजस्थान के 2 नृत्य इंपॉर्टेंट हैं, कठपुतली और घूमर। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि चोंग आपका जो नृत्य है वो है नागालैंड का। और मुखौटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखौटा और युद्ध नृत्य इतना नहीं पूछा जाता है। मुखौटा जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। अगर हम भारत के परिदृश्य से बात करें, भारत के परिदृश्य से अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम भारत का एक चित्र बनाते हैं तो ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि पूर्वी का लास्ट सीमा हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गुजरात की लास्ट सीमा पश्चिमी में मिलती है। उत्तर की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो केरल तमिलनाडु की बात आ जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में हम मुखौटा और युद्ध नृत्य को जानते हैं। गढ़वाली अगर नृत्य पूछे तो गढ़वाली हमारा उत्तराखंड का है। रऊफ पूछे, रऊफ हमारा जम्मू कश्मीर का है, जो टॉप के ऊपर है, ठीक है ना। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। साथ में अगर हम गरबा और डांडिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, गरबा और डांडिया हमारे गुजरात के हैं। आपको दिमाग में रखना है, पंजाब में हम गिद्दा लगाते हैं लेकिन गरबा हमारा गुजरात का है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओडिसी की अगर हम बात करते हैं, नाम जैसा नाम वैसा काम, तो ओडिसी उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा, तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाम से ही आपको लग रहा है। उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा ही पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में 4 नृत्य इंपॉर्टेंट है कि रासलीला और नौटंकी, कजरी और चरकुला। रासलीला, नौटंकी, कजरी और चरकुला जो है उत्तर प्रदेश में होते हैं। ब्रजभूमि का जो नृत्य है वो है चरकुला। क्या है? ब्रजभूमि का जो नृत्य है वो दोस्तों कौन सा है? चरकुला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यक्षगान की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षगान जो हमारा कहाँ का है? वो कर्नाटक का नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का नृत्य है। यक्षगान हमारा कहाँ का है? कर्नाटक का नृत्य है। आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कि प्रमुख जो दिवस हैं वो पर्यावरण के टॉप 12 टॉप 13 कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। केवल 2 सेकंड लगेंगे, हम जानेंगे कितना जो है इंपॉर्टेंट है। आपको खुद ही अभी पता चल जाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि वन दिवस की अगर बात आए तो वन दिवस हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। वन दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल दिवस, अभी मैंने बताया कि जल दिवस अगर आए तो 22 मार्च मार देना और उसका 1 महीना और बढ़ा देना तो 22 मार्च आ जाएगा, तो हमारा पृथ्वी दिवस हो जाएगा। और उसका 1 महीना और बढ़ा देना तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे यानी 22 मई हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रवासी पक्षी जो दिवस होता है दोस्तों वो हमारा 8 मई को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण दिवस जो हमारा 5 जून को, यानी 5 जून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमेशा पूछा जाता है लेकिन अब ये सिंपल हो गया है, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून है, जो है प्रवासी पक्षी दिवस हमारा 8 मई को है। आपका जो इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, जैव विविधता दिवस, जो जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तभी पूरा हम जैव विविधता का चैप्टर भी पढ़ा देंगे, परेशान मत होना। देखिएगा, अगर हम बात करें कि प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस सभी को पता है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो 1 अक्टूबर, और साथ में अगर विश्व खाद्य दिवस की अगर हम बात करें 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें कि
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात कर रहा है, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस की बात कर रहा है, तो वो 21 फरवरी को है। विश्व कैंसर दिवस को डबल स्टार में लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, टोटल हम 17 देखेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, मैंने ट्रिक भी बताई थी कि एक ऐसा ही मात्र जो है आपके कैलेंडर में फरवरी ही है जिसमें 28 दिन होते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसमें जो है 30-31 से कम होते हैं, ठीक है। तो 28-29 हमारा फरवरी में होता है। तो वैज्ञानिकों ने कौन से कैलेंडर की खोज करी, कौन से महीने की? 28 फरवरी को। तो विज्ञान दिवस की खोज से हम उसको दिमाग में रख सकते हैं। वैलेंटाइन दिवस सभी को पता होगा कि 14 फरवरी है। और महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस हैं। विश्व टीवी दिवस की अगर हम बात करें तो 24 मार्च हो जाएगा। दिमाग में आपको ये भी फिट कर लेना है, कभी भी भूलना नहीं है। टीवी दिवस ये है, और 4 तारीख आपका क्या है, आपका कैंसर दिवस। विटामिन से पढ़ेंगे, विटामिन से हम नेक्स्ट अगर हम पार्ट पढ़ेंगे तो दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम जैव विविधता और IUCN रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम मानचित्र के बारे में पूरी डिटेल खत्म कर लेंगे। देखिएगा, अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन शब्द जो है, अगर हम बात करें कि खोज फंक ने करी थी, 1911 में की थी। लेकिन विटामिन हमारे आम जीवन में ABCDE के होते हैं, आप सभी को पता है। देखिएगा, अगर हम विटामिन की बात करें तो ABCDE के, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कह दें, यहाँ पर क्या कह दें कि ADE के जो होता है वो हमारा होता है बसा में घुलनशील। अगर हम BC को यहाँ पर निकाल दें तो BC हमारा जो होता है जल में घुलनशील। 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होता है, एक विटामिन होता है बसा में घुलनशील। तो यहाँ पर दिमाग में एक चीज़ रखना है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपसे ऐसे कह सकता है, तो जल में घुलनशील विटामिन के लिए आपके ऑप्शन होंगे A, D, E या फिर C। तो जल में हमारा जो होगा वो C होगा, क्योंकि BC ही एक ऐसा पार्ट है जो आपका जल में घुलनशील है। बाद बाकी जो बचता है वो ADE के, वो हमारा बसा में घुलनशील है। हमेशा याद रखिएगा, विटामिन से कभी भी आपको एनर्जी प्राप्त नहीं होती, एनर्जी रिसीव नहीं होती है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से केवल ये निर्माण करते हैं टूट फूट की। दिमाग में आपको ये भी दिमाग में रखना है, क्लियर। आपको नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बताते हैं, जो क्वेश्चन बनता है हमारा कहाँ से बनता है, हमें केवल उतना याद रखना है जितना हमारा काम का है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि हमें यह पूछ सकता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, बात वही है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, यही इंपॉर्टेंट जो पूछे जाएंगे। तो बस हमें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इससे हमारा रोग जो होता है वो रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इससे जो रोग होता है वो बेरी होता है। बेरी समझ रहे हो ना, रासायनिक नाम थायमीन है, दिमाग में रखना है। बी के पार्ट B12 तक बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 2-3 पार्ट हम जानेंगे। देखो B2 हमें इंपॉर्टेंट है, जो राइबोफ्लेविन होता है, इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल प्रोसेस, केमिकल नेम, जिससे त्वचा फटता है, आंखें जो है लाल होती हैं, ओंठ फट जाते हैं, ठीक है ना, आपकी सर्दियों में आप देखते होंगे। इसके साथ ही साथ B5 को हम केवल देखेंगे। विटामिन बी में B5 में निकोटिनेमाइड होता है, और यहाँ पर इसको केवल आपको नाम ही याद रखना है, निकोटिनेमाइड, क्लियर। जी हाँ। विटामिन सी का आपको सभी को पता है कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कह सकते हैं, और इससे रोग जो होता है वो स्कर्वी होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम बात करें नींबू की, संतरे की, यहाँ पर तो ये सभी जो है पार्ट आ जाएंगे विटामिन सी में। और विटामिन सी जो हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इंपॉर्टेंट है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। विटामिन डी की अगर हम बात करें, ये हमारा जो है स्रोत होता है वो हमारा क्या होता है, सन होता है, सूर्य की रोशनी होता है। और विटामिन डी हमारा कैल्सीफेरॉल होता है। इससे रोग जो होता है वो रिकेटस हो जाता है, हड्डियों का रोग हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। याद रखिएगा, विटामिन डी हमेशा सुबह के रोशनी में ली जानी चाहिए, जब सूर्य लाल होता है, वही विटामिन डी होता है, एब्जॉर्ब करता है और शरीर के लिए लाभदायक होता है। स्टार्टिंग के बाद क्या होता है कि जब भी सूर्य पीला हो जाता है तो फिर वहां से कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जब भी आपको विटामिन डी लेनी हो, किसी भी भाई किसी भी बहन को चाहिए, तो क्या करें कि स्टार्टिंग में आप क्या करो कि सुबह वाला जो सूर्य होता है वो रेड कलर का होता है, तो वहां से आप विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्लियर, दिमाग में रख सकते हो। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो आपका रासायनिक नाम, केमिकल नाम है टोकोफेरॉल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ई और के की इस बार संभावना है पूछे जाने की। देखिएगा, विटामिन ई हमारा टोकोफेरॉल है, जिससे क्या होता है, जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। जनन शक्ति का मतलब होता है कि बांझपन हो जाता है अगर विटामिन ई की कमी है किसी भी बंदे में या फिर किसी को।
अगर हम बात करें विटामिन ई की, ठीक है ना, विटामिन के की अगर हम बात करें तो फ्यूलोक्विनिन हो जाता है उसका रासायनिक नाम यानी केमिकल प्रोसेस नेम। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जब भी बच्चे को चोट लग जाती है या व्यक्ति को चोट लग जाती है, अगर उसके शरीर में विटामिन के की कमी है तो फिर क्या हो जाता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है और वो बहता रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट हम पूरा खत्म कर लेते हैं 2 सेकंड में। देखिए जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा होता है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जो क्षेत्र होता है वो पृथ्वी का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हम कहते हैं। इसके ऊपर होती है कर्क रेखा, इसके नीचे होती है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, ऊपर होती है नॉर्थ में। ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है हमारी कहाँ पर, विषुवत रेखा या फिर आपकी कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। क्या है जैव विविधता, किसी क्षेत्र में सजीव प्राणी, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि का होना, यानी अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधों यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का होना ही जैव विविधता कहलाती है। खैर हमें परिभाषा तो आएगी नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखो कैसे बनते हैं कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां पर जैव विविधता होगी। कैसे होगी कि अगर ज्यादा वर्षा होगी तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि अगर ज्यादा वर्षा होगी तो पेड़ वहां पर क्या होंगे, पेड़ काफी लंबे होंगे और पशु पक्षी जो है खुशहाल होंगे। अगर पेड़ लंबे होंगे तो वहां पर जंगल होना बहुत स्वाभाविक बात है कि पेड़ की अधिकता भी होगी। अगर बहुत ज़्यादा अगर पानी बरसता है, रोजाना अगर पानी बरसता है तो वहां पर जो है हरा भरा होने की संभावना है। और अगर हरा भरा होगा तो आप कहोगे कि कहीं ना कहीं पशुओं की संख्या ज़्यादा होगी और पशुओं को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, रहने के लिए, खाने के लिए कोई भी कमी नहीं होने वाली है। इसके साथ ही साथ आप कह सकते हो जब पेड़ ज़्यादा है, हरा भरा ज़्यादा है, पानी बरसता है, बहुत अच्छा सब कुछ खुशहाल है, तो पक्षी भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो याद रखिएगा जो ये क्षेत्र होता है जहाँ पर सभी का सम्मिलन होता है इस तरीके का, वहाँ पर आप जैव बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, वही क्षेत्र कहलाता है, जैव क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जैव विविधता कहां पर होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, विषुवत रेखा आ जाए या फिर भूमध्य रेखा आ जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि जैव विविधता पृथ्वी के बीचों बीच हमारी जो निकलती है भूमध्य रेखा होता है, इसे हम जैव क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं केरल के परिदृश्य से, तो केरल में सबसे ज़्यादा, भारत के परिदृश्य से अगर हम बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो भारत के परिदृश्य से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो केरल वाला जो क्षेत्र होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है दक्षिण भारत का। तो केरल में एक जगह है शांति घाटी। शांति घाटी आपसे बहुत बार पूछा गया है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों शांति घाटी हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। केरल शांति घाटी के लिए प्रसिद्ध है। शांति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रदूषण की। पॉल्यूशन से हमारा बहुत क्वेश्चन आता है। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा आदि में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे स्टार्टिंग में हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% आपका होता है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा 0.9% जो होता है आपका आर्गन, ठीक है। ऐसे सभी प्रदूषण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, दिमाग में आपको बहुत सारे आ जाते हैं। हम वायु प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से वायु प्रदूषण होता है, जंगल में आग लगने से होता है, धुआं निकलता है, कारखाना से खतरनाक गैस धुआं निकलती है, वाहन से निकलने वाला जो धुआं होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा कि वाहन से निकलने वाले धुएं से आपसे पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्ट कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा जहरीली होती है, तो CO होती है, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है। कहां से निकलती है, प्रोड्यूस होती है वाहन से। जो धड़धड़ाते वाहन हमारे चलते हैं, मोटर बाइसिकल हो गई या फिर कार हो गए, ठीक है ना, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, वहां से हमारा CO निकलता है, गैस रिसाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो भी हो मार देना, CO लिख के आए या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हिंदी में लिख के आए तो मार दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुआ था। सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस अगर पूछी जाए तो CO हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, दिमाग में आपको रख लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिसाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस हो जाएगी, दिमाग में आपको ये भी रखना है, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत में, पूरे भारत में पशुधन से आपसे क्वेश्चन बनता है। क्या पशुधन से क्वेश्चन बनने वाला है,
पशुधन से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम बताना चाहते हैं कि भारत में भैंसों से, गायों से या फिर हाथियों से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दिमाग में आपको रख सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व में पशुधन का हिस्सा अगर हम विश्व में बात करें भारत में तो 15% हो जाएगा पूरा। अगर 85% अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की बात हो जाती है। विश्व में सभी देशों 85% में सिमट जाते हैं। अगर अकेले की बात करें तो 15% अकेला भारत जो है विश्व में पशुधन का हिस्सा रखता है। ठीक है, श्वेत क्रांति के बारे में आता है तो ऑपरेशन फ्लड जो होता है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। श्वेत क्रांति अगर हम बात करें दुग्ध से संबंधित है। आपको लग रहा होगा कि श्वेत क्रांति मतलब सफेद होता है। हरित क्रांति की बात करते हैं तो खाद्यान्न से हो जाता है। रजत क्रांति की बात करते हैं तो अंडा से हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं नीली क्रांति की तो हमारा मत्स्य उत्पादन से हो जाता है। ठीक है, देखिएगा कि नोट में अगर मैंने लिखा है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दुग्ध क्रांति भारत में कोई लाया होगा तो कौन लाया था, वर्गीज कुरियन को यहाँ पर मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। यहाँ पर फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है, देखो एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ करता था। ग्रीन का अगर हम स्वामीनाथन की बात करते थे, ठीक है ना, और हम उसको विश्व लेवल पर हम नॉर्मन बोरलॉग कहते थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात आती है अमूल डेयरी, आप जानते हो आजकल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से चल रही है जिसमें दुग्ध उत्पादन होता है। तो ये गुजरात में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुजरात में है। अब हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर ऑफ कौन है, वर्गीज कुरियन है, अभी हमने ऊपर बताया। ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों वो यह एक दुग्ध से संबंधित क्रांति के तौर पे आया है। टेट परीक्षा में तो बहुत बार आया, एक बार यूपी टेट में भी आया है और आपके सीटेट एग्जाम में भी काफी बार इसको स्टेटमेंट में पूछा गया है। यह कार्यक्रम 1970 में स्टार्ट हुआ था। साथ में हम आपको बता देते हैं कि गाय जो है, गाय की प्रजाति, अब हम गाय प्रजाति, भैंस की प्रजाति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, गाय की प्रजाति देवनी है, कंकरेज है, मेवाती है, थरपाकर है, साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, गंगापारी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि साहिवाल इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है और इसके अलावा मेवाती इंपॉर्टेंट है। थरपाकर हमारी पाकिस्तान की जो है गाय में प्रजाति पाई जाती है, दिमाग में ये भी रखना है। साहिवाल जो है एक भैंस की है, क्या है कि गाय की है, ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा साहिवाल हमारा कहाँ का है, गाय की जो है एक प्रजाति है जो हरियाणा के करनाल से रिलेट करता है, बिहार में भी ये पाई जाती है। गिर हमारी जो है गाय की प्रजाति है, ठीक है ना। गिर हमारा वो वाला गुजरात वाला नहीं है, यहाँ पर गुजरात में पाया तो जाता है लेकिन यहाँ पर गाय की भी प्रजाति है। यहाँ गिर एक अभ्यारण्य भी है। ठीक है, गिर हमारी गाय की प्रजाति है जो गुजरात और सिंधी गुजरात में पाई जाती है। सिंधी भी एक प्रजाति है जो हमारी गाय की है, वो भी गुजरात में पाई जाती है। भैंस की अगर हम बात करते हैं, मुर्रा भैंस, आप सभी जानते हो कि मुर्रा भैंस है, यही है हमारे यहाँ मुर्रा है, अपन लोग के भी यहाँ भी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुर्रा भैंस जो है वो हमारे यूपी हरियाणा में होती है। मुर्रा भैंस की प्रजाति कौन, मुर्रा किसकी प्रजाति है, भैंस की प्रजाति है। भदावरी किसकी प्रजाति है, जाफराबादी किसकी प्रजाति है, भैंस की प्रजाति। ये नहीं भूलना है कहाँ पर है, ये एक बार भूल जाओगे चलेगा, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि कहाँ की है, प्रजाति किसकी है। सर्वाधिक दूध देने वाली जो भैंस होती है वो मुर्रा होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं बकरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि पश्मीना साल जो होती है वो क्या इंपॉर्टेंट रखती है। पश्मीना जो साल होती है वो बकरी की साल होती है, ठीक है, दिमाग में रखना है। बच्चे भेड़ और बकरी में कंफ्यूज होते हैं। पश्मीना होती है वो एक बकरी की प्रजाति होती है और पश्मीना जो शॉल बनती है वो बकरी की प्रजाति से ही शॉल बनती है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महंगी होती है और इतनी महंगी होती है कि आप समझ लो कि इतनी ज़्यादा गर्म भी होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, ये होती है जम्मू कश्मीर में होती है, ठंडे स्थान पर जो है ये बकरियां पाई जाती हैं। कौन सी, पश्मीना वाली। बकरी को छोटी गाय भी कहा जाता है। पश्मीना यहाँ पर जो है आपकी नस्ल हो जाएगी बकरी की, जमुना पारी नकली बकरी की हो जाएगी, बंगाली व बड़वारी हो जाएगी यहाँ पर बकरी की। हमने ऊपर बताया था कि जमुना पारी गोट है, लेकिन गंगा पारी अगर बात आए तो काऊ हो जाएगी। तो काऊ हमें इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। बहुत बार हाथियों से क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूँ। पशुओं की मुख में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, अपन लोग भी और उनमें भी। क्लियर, दिमाग में आपको रखना है। हाथी का गर्भकाल पूछ सकता है, 624 दिन होता है। भैंस का गर्भकाल होता है 300 दिन होता है और कुत्ते का गर्भकाल अगर पूछे तो 63 डेज होता है। साथ में आपको हम बता देते हैं कि अगर एक माँ का गर्भकाल पूछे तो दोस्तों कितना होता है, दिमाग में आपको बताओ कितना होता है। दिन में अगर मैं पूछूं तो कितना होगा, बताओ, कंफर्म करके जल्दी से बताओ तो दोस्तों कितना हो जाएगा, बताओ, जल्दी से बताओ।
280 हो जाएगा। क्लियर, दिमाग में आपको रखना है 280 हो जाएगा। 270, 280, तो यहाँ पर 280 बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। काफ़ी बार मनोविज्ञान में आपके में पूछा गया है, तो 280 यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, दिमाग में क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे कमेंट करो कि कितना होता है। साथ में आपको हम बता देते हैं हाथी से क्वेश्चन जो बनते हैं। हाथी का जो आपका वो होता है, क्या होता है कि हाथी का जो राजा होता है, यानी ग्रुप का जो हेड होता है, वो एक बुजुर्ग हथिनी होती है। ठीक है ना, कौन, बुजुर्ग हथिनी होती है, जो स्टेटमेंट में काफी बार पूछा गया है। तो हाथी नहीं होके हथिनी होती है। और हाथी का अगर हम पूछे तत्सम क्या है, तो हस्ती होता है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी हमने थोड़ा सा आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरिनो किसकी प्रजाति है। मेरिनो हमकी भेड़ की प्रजाति है। यॉर्कशायर सूअर की प्रजाति है। स्मरणीय बिंदु क्या है कि साहिवाल गाय की प्रजाति है। ठीक है, मैंने जान लिया। भारत में यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें 57% जो है भारत में भैंसें हैं। मुर्रा प्रजाति भैंस की है। पश्मीना प्रजाति बकरी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बार बार मैं बताता हूं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से इंपॉर्टेंट है, जो 1970 में प्रारंभ हुआ था। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। और यहाँ पर नीचे आप कमेंट करेंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर अब हम बात करते हैं, टॉपिक नेक्स्ट हमारा है IUCN। पूरा हम रेड डाटा बुक पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन नेचर की, अगर हम बात करें तो IUCN एक संस्था, वो संस्था है जहाँ पर हम रेड डाटा बुक को पब्लिश करते थे। रेड डाटा बुक कौन निकालता है, IUCN संस्था ही निकालती है। ठीक है, दिमाग में रखना है। 132 यहाँ पर प्रजातियों को यहाँ रेड डाटा बुक में रखा गया है, दिमाग में आपको रखना है। स्थापना 1948 में हुई थी। यह एक संस्था जिसका कार्य प्रकृति को बचाए रखना है, ये IUCN है। इसका पहले नाम IUFN हुआ करता था, ये भी दिमाग में अभी आपको रखना है, मैं बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। IUCN का मुख्यालय होता है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में होता है, ये आपको नहीं भूलना है। फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अभी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। फ्रांस में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान में रखिएगा कि रेड डाटा बुक जो है सन 1964 ईस्वी में IUCN ने एक बुक बनानी शुरू की, जिसमें वो सब लिखा गया जो प्रजाति खतरे में है या गायब हो गई या फिर गायब होने का खतरा था। तो आपको रेड डाटा बुक के संबंध में आपको पता है कि रेड डाटा बुक में कौन सी प्रजातियां रखी जाती हैं जो खतरे में है या फिर खतरे में हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, डायनासोर हमारी प्रजाति जो है IUCN के रेड डाटा बुक में है। यह किताब 9 वर्गों में है। कितने वर्गों में पूछ सकता है, 9 वर्गों में है। IUCN का पुराना नाम क्या है, IUPN था। हमने कहा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर था। अब हम बोले कि IUPN का नाम पहले क्या था, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो प्रोटेक्शन की जगह अब कंजर्वेशन आ गया है, दिमाग में आपको ये रखना है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। प्रत्येक 4 साल में IUCN की बैठक आयोजित की जाती है। 1969 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जबकि 2016 में अभी हाल ही में USA में की गई थी। ठीक है, 2020 में अब फ्रांस में आयोजित होगी IUCN की बैठक। IUCN किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक से संबंधित है। कितने भागों में है, 9 वर्गों में विभाजित है। कौन करता है, IUCN पब्लिश करता है। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। क्लियर, दिमाग में आपको ये रखना है। अगली बैठक कहाँ पर होने वाली है, 20 वाली, तो दिमाग में आपको रखना है कहाँ पर, जी हाँ, बहुत बढ़िया। रेड डाटा बुक की अगर हम बात करें तो देखिएगा 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी तक केवल 5 किताबें प्रकाशित हुई हैं। 1 जनवरी 1972 को रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन हुआ था। अभी तक केवल 5 किताबें प्रकाशित हुई हैं और इसमें लुप्त प्रजाति होती हैं, लुप्त होने वाली प्रजाति या लुप्त हो चुकी प्रजाति होती हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें लुप्त होने वाली प्रजाति कितनी है, 132 है। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है कि 132 प्रजातियों को घेरे में लिया गया है IUCN की। प्रमुख संकटग्रस्त जो होते हैं, अगर हम बात करें जो संकटग्रस्त हैं, कम मात्रा में बचे हुए हैं, वो गंगा डॉल्फिन है, एशियाटिक लाइन है। ठीक है, दिमाग में आपको ये रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा, अगर हम बात करें, थक जाता हूँ थोड़ा सा, मैं पानी पी लेता हूँ। क्लियर, तब तक थोड़ा सा आप 2 सेकेंड आप वेट करेंगे। क्लियर, हाँ जी। तो देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करता हूं मैं।
प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर एक हमारा प्रोजेक्ट है, 1973 में बाघ परियोजना के लिए चलाया गया। कब? 1973 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? बाघों को बचाना। बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में बाघों की संख्या 2226। हमने ये पुरानी संख्या बताई है। किसी बच्चे को अगर नई संख्या बता है तो यहाँ पर जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे करेक्ट प्रोसेस में ये 2014 के मैं बता रहा हूँ, 2014 और 2016 के आंकड़े में बता रहा हूँ, ठीक है। दिमाग में आपको रखना है। साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूं, कभी कभी ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यहां से 2 से पूछा जाता है, हमेशा 100% पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट हमारा जो आया था वो 2006 में आया था। पर्यावरण का सफाई करता कौन पूछा जाता है? जैसे अगर पूछ दिया जाए कि आपका किसान का मित्र कौन है, तो केचुआ है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि पर्यावरण का सफाई करता कौन है, तो दोस्तों गिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और गिद्ध की मृत्यु का कारण जो है वो कौन सी दवा थी? वो डाइक्लोफेनिक दवा है, जिसको हम पशुओं की बीमारी में किया जाता था। और पशुओं की जब बीमारी हुई तो हमने डाइक्लोफेनिक जो है दवा यूज की, और जैसे ही पशु जो है मरते थे तो गिद्ध क्या करते थे? उस भोजन को लेते थे, यानी मरे हुए जानवर को खाते थे। अब एक चीज बताओ, अगर हम आपके इंजेक्शन लगाएंगे तो वो दवा आपके शरीर में होगी तो बिल्कुल, तो याद रखो कि डाइक्लोफेनिक हम यूज करते थे पशुओं के रोगों में। और पशुओं के रोगों में क्या होता था कि वो जो दवा होती है वो शरीर में रहती थी, इंजेक्ट करते थे। तो याद रखिएगा, अगर अब हम बात करते हैं कि गिद्ध की मृत्यु का जो कारण है वो डाइक्लोफेनिक, उन्होंने उस भोजन को लिया और उन भोजन को लेने के बाद क्या हुआ? उस गिद्ध की मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी डाइक्लोफेनिक हमारा वो जो दवा थी उनको वहां पर ले लिया गया था गिद्धों के द्वारा। अब हम बात करते हैं गिर प्रोजेक्ट की। गिर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो गिर प्रोजेक्ट हमारा 1973 में स्थापित गिर जो है में रखा गया था। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गिर कहां पर है? गुजरात में है। आपको यहां पर यह भी रखना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बाघ के लिए लगा के आ जाते हैं, तो हमारा याद रखिएगा गिर हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दिमाग में आपको ये फिट करके रखना है। एशियाई शेरों के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? गिर है। और हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि एशियाई शेरों के लिए कुनो अभयारण्य भी प्रसिद्ध है, जो आपका एमपी में है। कुनो अभयारण्य कहां पर है? आपका एमपी में है। और कुनो अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हम अभी जानते हैं। देखिएगा, हंगुल प्रजाति पूछ लिया जाता है कि हंगुल प्रजाति किसकी प्रजाति है? तो यह प्रजाति हिरण की प्रजाति है, जो प्रजाति कश्मीर के दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। मैंने अभी ऊपर बताया कि राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय जो है आपके उद्यान होते हैं वो दच्चीग्राम है। अगर हम बात करते हैं गिर की, अगर हम बात करते हैं तो इनको भी मैं अभी बता दूंगा पूरा। दच्चीग्राम जो हमारा कहां पर है? हमारा दच्चीग्राम है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक ऐसा अभ्यारण्य है, एक ऐसा जो है राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हंगुल प्रजाति पाई जाती है। आपसे ये कुछ नहीं पूछता है, आपसे डायरेक्ट ये पूछता है कि हंगुल प्रजाति किसकी प्रजाति है? तो हंगुल प्रजाति हमारी हिरण की प्रजाति है, ठीक है। दिमाग में रखना है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड हमारा कहां पर है? स्थापना है 1952 में। अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। 1952 में जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी। ओलिव रिडले क्या है? ओलिव रिडले एक कछुए की प्रजाति है। यह प्रजाति दक्षिण अमेरिका की है। बहुत बार स्टेटमेंट में पूछा गया है कि ओलिव रिडले क्या है? एक प्रकार का गेंडा है, एक प्रकार का कछुआ है, एक प्रकार की मछली है। तो दिमाग में आपको रखना है ओलिव रिडले क्या है? एक प्रकार का कछुआ है। गेंडा परियोजना हमारे भारत में 1987 में आई थी। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा है। आपको यह भी दिमाग में रखना है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा एक सींग वाला गेंडा है। और काजीरंगा जो हमारा उद्यान है वो कहां पर है? असम में है, ठीक है ना। असम में है। मानस की बात करते हैं, यह भी दिमाग में आपको रखना है। कैटबियर की बात करें, एक लाल पांडा होता है। और लाल पांडा हमारा किसका प्रजाति है? लाल पांडा हमारा किसका प्रजाति है? जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं भालू की प्रजाति में आते हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है क्या कैट बियर पुकारते हैं। लाल पांडा को ही हम कैट बियर जानते हैं। कहां पर? किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में, जो आपके पूर्वोत्तर राज्य में आता है। हम पॉइंट पर जानते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखिएगा, नंदकानन वन्यजीव कहां पर है? उड़ीसा में है। भितरकनिका वन्यजीव कहां पर है? उड़ीसा में है। पेरियार वन्यजीव कहां पर है? केरल में है। 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि नंदकानन वन्यजीव उड़ीसा में है, भितरकनिका वन्यजीव उड़ीसा में है और पेरियार आपका केरल में है। ये भी 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम कुंभ मेला से जानने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके देश के 4 स्थलों में लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुंभ मेला ये मेला प्रत्येक स्थान पर 12 साल में लगता है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हर मेला का स्थान जो है 12 साल का होता है, एक बार लग जाता है तो वहां पर क्या कितने साल बाद आएगा, फिर दोबारा घूम के 12 साल बाद आएगा। जबकि अर्ध कुंभ की बात करें तो वो 6 साल बाद प्रत्येक आता है। भारत के 4 स्थानों पर आपसे पूछ सकता है कि भारत के कितने स्थानों पर लगता है, ऑप्शन 3, 4, 5, 6, तो 4 स्थानों पर भारत में कुंभ मेला लगता है। अब वो 4 स्थान कौन सा है कि एक है इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में लगता है, एक है उज्जैन जो भारत के मध्य प्रदेश में लगता है, एक है हरिद्वार जो भारत के उत्तराखंड में लगता है, एक है नासिक जो भारत के महाराष्ट्र में लगता है। ठीक है, भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, उज्जैन के मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी, और हरिद्वार में अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहां पर आपको दिमाग में रखना है। प्रमुख मेले अगर हम जानते हैं कि पुष्कर मेला भारत में कहां पर है, राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। ये ऊंटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। राजस्थान में लगने वाला ऊंटों का सबसे दुनिया में बड़ा मेला कौन सा है, तो वो है पुष्कर मेला। आपसे पूछ सकता है कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है, तो राजस्थान में लगता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है पुष्कर मेला है किससे संबंधित, तो ऊंटों का सबसे बड़ा दुनिया का मेला है। देवीधुरा मेला आपका उत्तराखंड में लगता है। लठमार होली बरसाना में लगती है। ठीक है ना, बरसाना में जो है मनाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मथुरा जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। पुरी की रथ यात्रा जो है हमारा मेला है, यह उड़ीसा से रिलेट करता है। आप जानते हो उड़ीसा से ही हमारा स्थान एक है पुरी। ठीक है ना, जगन्नाथपुरी की अगर हम बात करते हैं। दुर्गा पूजा हमारी होती है वो हमारा पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं। अगर हम बात करें सोनपुर का जो मेला होता है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। जो सोनपुर कहाँ से भैया है, बिहार से। जितने भी भाई बहन बिहार वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वहां पर लगता है जो काफी प्रसिद्ध है। मैं भी कभी भी वहां पर आऊंगा, देखूंगा भाई मेले में क्या है, और आपको ज्यादा जानकारी हो तो नीचे कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर हम 2-3 और हम जान लेते हैं कि पोंगल पर्व होता है वो तमिलनाडु में होता है। इसके अलावा जो है सूरज कुंड मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है जिंजर मेला हमारा हिमाचल प्रदेश में। छठ पर्व हमारा बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में डबल स्टार में ट्रिपल स्टार में रखना है। नवरोज त्यौहार जो हमारा पारसी लोग मनाते हैं। इसके अलावा छठ पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है, ये वाला अगर हम बात करते हैं। ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है आर्द्र भूमि, जो पर्यावरण से रिलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आर्द्र भूमि हमारा रामसर संधि जो है किससे संबंधित थी आपसे बताना। मैंने देखिएगा मैं यहाँ पर फालतू की बकवास नहीं करता हूँ कि लोग 30 मिनट का भी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उस वीडियो को कम से कम 2-3 घंटे का खींच के ले जाते हैं। कभी भी आप देखना कि एक सवाल को लोग ऐसी मुझे हंसी आया करती है। देखिए टीचर तो बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता। वो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को कराएंगे तो उसमें 10 मिनट लेंगे। क्या आप बताओ, मुझे ये लगता है कि 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपके पास भी समय की बहुत कमी होगी। आप लाइव क्लास में लोगों की देखते होंगे तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा, उनका सिस्टम ऐसा होता है कि वो 10 से 20 मिनट वो ले लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप समय कम लीजिएगा, नॉलेज ज़्यादा दीजिएगा। आप में बहुत ताकत है। मैं हर टीचर की यहाँ पर मैं भी पढ़ता हूँ भाई, मैं भी पढ़ता हूँ कि देखता हूँ कि बच्चों को कौन क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो टीचर में बहुत एबिलिटी है। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर बहुत बेस्ट हैं, बस उनका तरीका इतना वैसा है कि वो टाइम ज़्यादा गेन करते हैं। ठीक है, टाइम गेन का मतलब है कि बच्चे हम वही पढ़ते रहेंगे, हमें सारे सब्जेक्ट देखने हैं ना सर। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल फैक्ट हैं। आप वीडियो को तेज़ी से देखिएगा, लिखिएगा, लेकिन टॉपिक एक नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। रामसर संधि जो है किससे संबंधित थी, आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि आप समझते हो कि रामसर संधि एक जो है संधि हुई थी वो आर्द्र भूमि के लिए हुई थी। यह संधि 1917 में हुई थी, 2 फरवरी को हुई थी। जगह थी हमारी ईरान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है कि रामसर संधि जो है किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि आपसे स्टेटमेंट में यह भी पूछा गया है कि रामसर संधि 1917 में हुई थी। रामसर जो है संधि जो है भारत के जो है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। नीचे ऑप्शन थे, ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, या फिर कोई नहीं। ठीक है, इस टाइप में जो है आपको याद रखना है कि अगर आपको पूरा फैक्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो रामसर संधि है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। जगह थी हमारी ईरान। 1917 में 2 फरवरी को आयोजित हुई थी। 2 फरवरी को 1917 में हुई थी। इसके कारण ही हम हर साल आर्द्र भूमि दिवस जो है हम 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक क्षेत्र वाला आर्द्र भूमि जो है वो गुजरात का है क्षेत्र। 2018 आर्द्र भूमि की जो थीम थी वो धारणीय शहरी हेतु आर्द्र भूमियां थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आप पूछेगा नहीं। IUCN के बारे में मैंने बताया आपको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
ठीक है। नेचर रिसोर्सेज होता है, मुख्यालय होता है वो स्विट्जरलैंड भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपको ग्लैंड लगाना है। उद्देश्य क्या है, वन जीव की सुरक्षा है। रेड डाटा बुक को प्रदर्शित करने वाला है IUCN। इसमें कितनी प्रजाति रखी गई थी, 132 प्रजातियों को रखा गया था। 1972 में पहला प्रकाशन हुआ था, 5 प्रकाशन की बात करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर। संपूर्ण स्वच्छता अभियान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर आधारित है। यह 1999 में प्रारंभ हुआ था। स्वच्छता के मामले में सिक्किम भारत का देश का सबसे पहला निर्मल राज्य बना था। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार टेट एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सा भारत का सबसे पहले देश बना है जो निर्मल राज्य बना है, वो हमारा कौन है, सिक्किम राज्य है, ठीक है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में स्टार्ट किया था, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और लक्ष्य क्या रखा था, 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना ये लक्ष्य रखा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे ISO क्या है। देखिएगा ISO और FAO पर एक क्वेश्चन फंस सकता है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। हमारा स्टैंडर्ड से बना है, स्टैंडर्ड से बना है और उसमें जैसन लगा दिया है। ISO 14000 ऐसे हम जो है लिख देते हैं जो वनों का प्रमाणन करती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ISO जो होती है वो 14000 जो वनों का प्रमाणन करती है। ऐसे ISO और कोई नंबर होता है तो वो और किसी का प्रमाणन करती है, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। FAO क्या है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। वन और उसके प्रबंधन पर निगरानी एवं कृषि पोषण करता है। मुख्यालय इंटरनेशनल की बात होती है तो दोस्तों रोम और इटली में इसका मुख्यालय है। यानी रोम एक शहर है, वो कहाँ का है, इटली का शहर है, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अब हम बात करते हैं विश्व के लेवल पर, थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात करते हैं, जहां से 7-8 क्वेश्चन आपके घास के मैदान से पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, इसको हम ट्रिक से जान लेंगे कि अर्जेंटीना, पंपास के जो घास के मैदान होते हैं वो किस देश में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। तो हम क्वेश्चन का ट्रिक ऐसे लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना, टीना को चोट लग गई है तो अर्जेंटीना को अर्जेंट क्या दो, पंप दो, यानी पंप से उसको क्या करो, उसको जो है हवा दो। क्लियर, दिमाग में आपको रखना है। प्रेरी से आपको क्या लगाना है, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में होते हैं तो प्रेरी उत्तरी। तो आपको लास्ट में री आ रहा है तो आप ट्रिक लगा सकते हो, आपके ऑप्शंस में क्लिक ही मारना है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। डाउन्स आपके क्या है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलर होता है वो हमेशा क्या मारता है, क्रिकेट में बाउंस मारता है। आपको ट्रिक लगा के याद हो जाना है कि डाउन्स जो हमारे घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगर अब हम बात करते हैं स्टेपी की, तो स्टेपी हमारा वो होता है, वो यूरेशिया में होता है। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। ध्यान दीजिएगा कि यूरोप और एशिया, एशिया की बात आती है। देखिएगा अगर हम एक यूरोप है और एक इधर कागज में लिखा है एशिया, और इन कागज को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा यूरेशिया हो जाएगा। यानी यूरोप और एशिया को अगर हम जोड़ देंगे तो यूरेशिया हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक टेप का इस्तेमाल किया और टेप से हम इन दोनों कागज को हमने जोड़ दिया। तो हमने टेप का इस्तेमाल कर दिया और जोड़ दिया तो यूरोप और एशिया मिलकर हो गए यूरेशिया। और जो टेप हमने लगाया था वो उसको हमने कर दिया स्टेपी, यानी टेपी से जोड़कर हमने टेप से जोड़कर यूरेशिया बना दिया। भैया कितना गजब का है, कभी भी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है कंपास, ब्राजील में है, ठीक है ना, कंपास ब्राजील में है। बेल्ट हमारा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, डेलिस्टेन कहाँ का है दोस्तों, ठीक है, मुझे इतना नहीं पता है, तो वो क्या मरता है, आपको बोल्ड मार देता है, ठीक है। लानोस कहाँ का है, लानोस हमारा कोलंबिया और वेनेजुएला का है। सवाना कहाँ का है, अफ्रीका का है। कुछ भी आप ट्रिक लगाओ, ये आपके घास के मैदान और देश हैं, भूलने नहीं चाहिए। खासकर आपका अर्जेंटीना वाला, और खासकर आपका कंपास ब्राजील वाला, और खासकर आपका स्टेपी यूरेशिया वाला, 3 आपको बिल्कुल भूलने नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत के वन रिपोर्ट की। भारत के वन रिपोर्ट की बात करें तो ISFR का मतलब है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फुल फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे FO की बात करी थी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो फरवरी 2017 में 15वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। देश में वन इंपॉर्टेंट कितने हैं, 2017 के अनुसार वन कितने हैं, 21.54% भाग पर वर्तमान में वन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में वन, तो चलो ठीक है 21% है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में वन का प्रतिशत होना कितना चाहिए, तो याद रखिएगा 33.33% भारत में वन होने चाहिए, और है कितने, दुर्भाग्य से 21.54% ही वन है। तो ये बहुत कम है हमारा, ठीक है ना, क्राइटेरिया अभी हमें और बढ़ाना है। अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण तथ्य में भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, जिसका नाम बन्नरघट्टा उद्यान पार्क था, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। नल सरोवर पश्चिम बिहार गुजरात में है।
1985 में भरतपुर पश्चिम बिहार को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि भरतपुर पश्चिम बिहार है कहाँ पर, राजस्थान में है। घूमर हमारा लोक नृत्य भी राजस्थान का है, यह भी दिमाग में रखना है। जैसलमेर भी राजस्थान से रिलेट करता है, पुष्कर मेला भी राजस्थान से रिलेट करता है। ठीक है, तो क्या रखना है कि भारत का प्रथम तितली पार्क हमारा कहाँ पर है, बेंगलुरु में है उद्यान, और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। नल सरोवर पश्चिम बिहार गुजरात में है। भरतपुर पश्चिम बिहार को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यानी भरतपुर पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टि से, और राजस्थान से रिलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा कि वन्य जीव संरक्षण, यह अधिनियम 1972 में प्रभावी हुआ था। यह किसके लिए है, प्राणी को शिकार व पकड़ने का निषेध करता है। जो आपकी जो है आप पकड़ लेते थे, उनको मार देते थे, तो वन्य जीव संरक्षण लाया गया, 1972 में लाया गया, प्रभावी हुआ। वन्य जीव अनुसंधान अगर संस्थान पूछे तो देहरादून में है। अगर काले हिरण की बात करें तो राजस्थान में काले हिरण पाए जाते हैं, जहां से पुष्कर मेला रिलेट करता है ऊंट के लिए, जहां से आपका घूमर नृत्य रिलेट करता है, जहां से आपका भी भरतपुर पश्चिम बिहार की बात करी वहां से रिलेट करता है। ठीक है, दिमाग में ये भी चीजें आपको रखनी चाहिए। काला हिरण राजस्थान से रिलेट करता है। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। एनवायरमेंट डेज कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 22 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, वन दिवस की बात करते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस की बात करते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। अब हम कुछ अनुसूची की बात करते हैं कि प्रथम अनुसूची जो संविधान में है हमारी, टोटल अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो 8 अनुसूची थी। अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची हैं। ठीक है, देखिएगा प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें तो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 29 राज्यों का वर्णन, 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। अब तो देखो दोस्तों यहाँ पर 28 राज्य कर लेना, क्योंकि 29 राज्य अब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लद्दाख का क्षेत्र हमारा किस में चला गया है, केंद्र शासित में चला गया है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, इधर 28 हो जाएंगे। क्लियर। दूसरी अनुसूची हमारा है पदाधिकारी के वेतन होता है। अब हमारा तीसरी अनुसूची में चलता है कि शपथ का उल्लेख होता है, जो हमारा राष्ट्रपति की बात करते हैं। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख हो जाता है, सभी का शपथ जिनका होता है। चौथी अनुसूची में हमारा राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। और 6वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों का उल्लेख है, जनजाति क्षेत्रों का। तो मैंने कहा आपसे अगर 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो प्रथम अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी का वेतन है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति का जो उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों का जनजाति का जो उद्देश्य है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगली अनुसूची है वो है, देखिएगा समवर्ती सूची जितनी भी हैं सूचियां हैं जिनको बांटा गया है केंद्र व राज्यों के बीच में, तो वो 7वीं अनुसूची में आ जाते हैं। केंद्र व राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है वो 7वीं अनुसूची में आ जाता है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं जो उल्लेख हैं जो आपके भारतीय संविधान में है, जिनको मान्यता मिली है, कौन कौन सी हैं वो आपको देख लेनी है, क्योंकि 22 भाषाएं बहुत होती हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब करना जो है पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के 22 भाषाएं हैं और ये किस में है, 8वीं अनुसूची में। ये नहीं भूलना है, एक बार भाषाएं भले ही भूल जाओ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि नवी अनुसूची संपत्ति का अधिग्रहण के बारे में बात करता है। और ये तीनों आपको कभी भूलना नहीं, ये 3 धोखे से भी मत भूल जाना। ध्यान दीजिएगा कि 10वीं अनुसूची, इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन इंग्लिश में। 10वीं अनुसूची का मतलब है कि दल बदल कानून हमारे भारत में लाया गया, तो वो किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची हमारा पंचायती राज्य की बात करता है और 12वीं अनुसूची बिल्कुल राज्य की तो बात करता है लेकिन शहरी पंचायती की बात करता है। शहरी जो है क्षेत्रों में स्वशासन संस्था होती है, जैसे गांव की बात करें तो 11वीं में और शहर की बात करें तो 12वीं में है। ठीक है ना, तो 12वीं अनुसूची टोटल वर्तमान में भारतीय जो है संविधान में अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद। ठीक है, लास्ट सेशन को खत्म करने से पहले भारत का भूगोल और पढ़ा देना चाहता हूं। देखिएगा भारत के भूगोल में क्या है, मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका गुजरात किधर है, क्या है क्या नहीं। आपको हमने पूरा एक स्पेशली वीडियो दिया है, वो जरूर देख लें। ठीक है, भारत के मैप वाला। खैर हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, बिल्कुल वही सेशन है, बस आपको यहाँ पर मैप से नहीं थोड़ा समझाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी हमारा एक गोल
के रूप में मानी जाती है, और इसके बीच में अगर हम एक लाइन कर देंगे तो हमारा हो जाता है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अभी जैसा कि मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया है, इसके ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा होती है, वो 23.5 डिग्री होती है, वो कर्क रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके नीचे जो होती है भूमध्य रेखा के वो बिल्कुल जस्ट नीचे होती है 23.5 डिग्री साउथ होती है, वो मकर रेखा कहलाती है। और अब हम बात करते हैं फैक्ट पर। देखिएगा, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के प्रदेश से अगर हम बात करेंगे, भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत जो है हमारा, अगर हम ऐसे करेंगे कि 0 डिग्री ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा साउथ हो जाएगा। इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और आधे भाग को कहेंगे भूमध्य रेखा के नीचे वाला, इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत का जो गोलार्ध है वो भैया हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत यहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। विषुवत रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा ही कहलाती है, इसी को हम 0 डिग्री कहते हैं। चाहे कुछ भी कहो, एक ही बात है, 0 डिग्री कहो, भूमध्य रेखा कहो या विषुवत रेखा कहो, मैंने कहा बीच वाली जो लाइन होती है। इसके अलावा हम बात करें कि कर्क रेखा जो होती है, मैंने कहा विषुवत रेखा जगह जो ऊपर रेखा होती है और जो नीचे होती है वो मकर रेखा होती है, और कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री होती है, ऊपर होती है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इसी में अगर हम 23.5 डिग्री साउथ लगा देंगे तो वो मकर रेखा हो जाएगी, जो आपके नीचे है। भारत का क्षेत्रफल जो होता है वो 32 लाख जो है 87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ये इतना नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा। क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां, जो प्रथम रूस है, ठीक है, और 7वां भारत है। जनसंख्या में भारत है दूसरा, जबकि प्रथम कौन है जनसंख्या में, वो है चाइना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के हिसाब से 2.42% है। पूरे विश्व में अगर बात करें तो भारत बहुत चिंदी सा है, लगता है आपको, लेकिन 2% हिस्सा अकेले उसको ग्रहण करता है। आप समझो कितने देश हैं, और केवल 2% से भी 2.5% ज़्यादा जो है भारत अकेले करता है। तो पाकिस्तान तो बहुत ही छोटी चीज़ है, बिंदी के समान होगा, ठीक है ना, समझ सकते हो ना मेरी बात। तो याद रखिएगा 2.5% आपका लगभग जो है भारत का क्षेत्रफल परसेंट करता है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, देखिएगा अगर हम बात करते हैं भारत के परिदृश्य से अगर हम बात करते हैं, एक है ये पूरब, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो होती है 2933 किलोमीटर, यानी ये वाला 2933 किलोमीटर होती है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो होती है वो जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जाते हैं तो 200 कितनी होती है, दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। तो ऊपर वाली से नीचे वाली लाइन हमारी काफ़ी बड़ी होती है, पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई 2933 किलोमीटर होती है, ये भी दिमाग में रखना है। भारत की स्थल सीमा हमारी जो होती है 15,200 किलोमीटर होती है, यानी अगर हम बात करते हैं भारत के परिदृश्य से, तो स्थल सीमा जो होती है वो, यानी अगर जो जल को छोड़ के, ये पूरा जल वाला भाग है, तो यानी ऊपर वाला जो स्थल सीमा है इसको हम देखते हैं तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का जो तटीय रेखा है, जहां पर पानी लगता है, हमारा तटीय क्षेत्र है, वो हमारा क्या है 7,516 किलोमीटर है, ठीक है, रेंज है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु, देखिएगा भारत की परिदृश्य से अगर हम बात करते हैं तो भारत का परिदृश्य से हमारा एक पॉइंट होता है उत्तरी, उत्तर में एक होता है पूर्व में, एक होता है जो है पश्चिम में, एक होता है आपका दक्षिण में। तो याद रखिएगा भारत के उत्तरी पूर्व उत्तर जो पॉइंट है वो हमारा इंदिरा काल है, जिसको जम्मू कश्मीर में रखा गया है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। भारत का जो हमारा है उत्तरी पॉइंट है वो हमने कहा इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी पॉइंट, और इंदिरा कॉल जो हमारा उत्तरी पॉइंट है। इसके अलावा हमारा जो पूर्वी पॉइंट है इसको हमने कहा कीबुत, यानी जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का पश्चिमी जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हमने कहा गुजरात में है। अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, यानी आपका जो उत्तर पॉइंट है ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, यानी आपका जम्मू कश्मीर में है इंदिरा काल। और भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, यानी यहाँ पर भारत का जो केरल वाला राज्य है, केरल राज्य से लेकर नीचे की अगर हम बात करते हैं या फिर अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है इंदिरा पॉइंट को माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यह निकोबार द्वीप समूह में है, इसका नाम पिग्मलियन पॉइंट था पहले, या फिर है, या फिर कुछ भी आ सकता है। तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट में से दो में से एक ही आएगा, जो आपके कहाँ पर है, निकोबार में है, अंडमान में है, ठीक है। जो रेंज में आपका आ जाएगा कहाँ पर है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर रेंज में आ जाएगा इधर, ठीक है। भारत का पश्चिमी पॉइंट जो है गौरा माता है, जो सरक्रीक के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख 3 भारतीय रेखाएं, भारत व पाकिस्तान के मध्य भारत में कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है। 15 अगस्त 1947 में ये निर्धारित की गई थी सर रेडक्लिफ के द्वारा। अगर हम बात करते हैं भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और भारत व अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। अब यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है, अब यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य नहीं है, ठीक है। इतना फैक्ट आपको जानने के लिए इतनी फास्ट वीडियो के हिसाब से मैंने इस वीडियो को ख़त्म किया है। कोई भी पार्ट आपका नहीं बचा है। कोई भी 1-2 पार्ट अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि हमारा छूट गया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर सेशन में बताएं, क्योंकि दोस्तों अब इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट लगा है, क्योंकि हम चाहते हैं आपका परिवार
हमेशा हंसता खुश जो है खेलता रहे, क्योंकि आप अगर हंसी दे सकते हैं तो अपने माता पिता को दे सकते हैं, और वो एक अच्छी सी जॉब देकर। और कभी भी माता पिता को अपशब्द मत बोलिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपके लिए वही है और उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो। अभी चाहे आप किसको भी इम्पोर्टेंट दे दो, लेकिन हमेशा आप कितना भी दुख दोगे उनको, लेकिन फिर भी वो आपके लिए उतनी ही तजुर्बे के साथ आपके साथ पेश आएंगे, क्योंकि वो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है। जय हिंद, जय भारत। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दें, साथ में वीडियो को लाइक करके ही जाएं। गुरुजी वर्ड सर्च करें टेलीग्राम पर, और गुरुजी 9628 नो स्पेस देना ही नहीं है। टिकटॉक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। नीचे अपने शब्द जरूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा।